आज हम इस लेक्चर में आपके पॉलिटी से अर्थात जितने भी संविधान के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इस लेक्चर में आज हम उसको कवर करेंगे। सामाजिक विज्ञान का ये भी एक भाग है, ठीक है बच्चों। इसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सबको लेकर आए हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला, जब संविधान नहीं बना था उससे भी पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, ठीक है। तब उनकी शासन व्यवस्था चलाने के लिए उन्होंने कई सारे एक्ट बनाए, जिसमें उन्होंने सबसे पहला एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, ठीक है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, बताओ रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में बना था, तो आप क्या कहोगे 1773 में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट से क्या क्या बदलाव किए ब्रिटिश लोगों ने, देखो। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन है, आपका ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, बताओ भारत के पहले बनने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो कलकत्ता में बने थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1776 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो सबसे पहले हाई कोर्ट किस जगह बना था बच्चों, कोलकाता। कौन सी ईस्वी, सन 1776 ईस्वी में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रमुख जो न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछेगा, बताओ प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। महत्वपूर्ण एक्ट जिससे क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ध्यान से पढ़ते हुए चलना। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से ये अभी तक महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब आते हैं दूसरा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखो इस नाम में ही सेटलमेंट है। अब सेटलमेंट किसका होगा, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, ठीक है। इस एक्ट को क्यों बनाया, क्योंकि जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। जब हम उसका यूज करेंगे तब हमको खामियों के बारे में पता चलेगा। तो उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में बना। नंबर 3, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। अब बच्चों, दोहरा प्रशासन क्या होगा, पहले जो था वो केवल आर्मी ही सब चीज़ को संभालती थी, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश लोग हमारे भारत में ज़्यादा आगमन हुआ और व्यापार करने लगे, उन्होंने अपनी अपनी जगह कई कई अपनी क्या बोलते हैं उनको छावनी बनाई। तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाता था, सबसे पहले बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये था व्यापारी मामलों के लिए। जितना भी भारत दूसरे देशों से व्यापार करता था, ये बोर्ड उसको संभालता था। दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये राजनीतिक मामलों को संभालता था, ठीक है। 1784 ईस्वी का याद रखना, दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ। पहला डायरेक्टर्स, दूसरा कंट्रोलर। फोर्थ, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सबसे पहले गवर्नर जनरल कहाँ था, बंगाल में। जैसे ये एक्ट बना तो उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग नाम याद कर लेना, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। देखो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ये भारत के नहीं थे बच्चों, भारत बहुत विशाल था, ठीक है। तो इसे सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित किया गया था। कलकत्ता के सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन फिर इस एक्ट जो 1833 ईस्वी का ई चार्टर अधिनियम आया, उसके बाद आया बच्चों अच्छा इसी में था 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। फिर बंगाल का जब गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि ये पद भारत का इस एक्ट में आया। इसीलिए भारत के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस नाम को याद कर लेना। जब भारत का पूछे तो कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लेकिन जब केवल आपसे पूछे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब कहेंगे हम
हाँ कहाँ गया, तो क्या कहेंगे बच्चों, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया। अब इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले क्या थी कंपनी, कंपनी का मतलब है बच्चों सैनिक। तो कंपनी से शासन करवाते थे, तो कई विद्रोह कंपनी के राज में होने लगे। ठीक है, तो इस दुष्टता से ब्रिटिश के जो लोग थे, जो ब्रिटिश की रानी थी, उन्होंने कहा कि अब ये शासन कंपनी पे नहीं रहेगा, हम ले लेंगे। तो एक क्राउन होता है, आपने पढ़ा होगा रानी विक्टोरिया का क्राउन, रानी विक्टोरिया का क्राउन, जो उस क्राउन को पहनेगा शासन वही करेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया। कब सौंपा गया, 1858। प्रश्न बनता है यहाँ से कि बताओ ब्रिटिश क्राउन हाथों कब सौंपा गया, 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, किस अधिनियम के तहत, 1858 में कर दिया गया। या आपसे सन पूछे तो 1858, अधिनियम पूछे तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, वायसराय। तो इस समय के गवर्नर जनरल को जो जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल बने तथा प्रथम वायसराय हुए। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, जब गवर्नर जनरल का पद खत्म किया गया तो उसको वायसराय बनाया गया। जब खत्म किया गया तो उस समय लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम क्यों कहा, क्योंकि उसका पद का नाम अब वायसराय हो गया, तो इस प्रकार उन्हें ही प्रथम वायसराय भी कहा गया। बच्चों अब यहाँ से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक नंबर एक एक प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है तो एक एक लाइन को ठीक से पढ़ते हुए चलो। रिवीजन करना इस वीडियो को दोबारा देखकर, अभी पढ़ते हुए चलो, ये मत देखना कि याद नहीं हो रहा। आपको पीडीएफ यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं यूट्यूब चैनल पे लगा दूंगा। अगर लिंक भी ना लगे तो आप टारगेट स्टडी विद सोनू सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब जो लॉर्ड मिंटो थे, ये भी एक कौन थे, वायसराय थे। इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है कि जो पहले सभाएं थी वो केवल हाई सोसाइटी के लोग शामिल होते थे, लेकिन जब ये लॉर्ड मिंटो आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, हर किसी को निर्वाचित होने का हक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन होंगे जिसमें लोगों ने भाग लिया। अब आया मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1919 में। ठीक है, किसने प्रयास किया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला सबसे पहले 1919 में। ठीक है बच्चों, और सबसे कम समय के लिए भी जो शासन लागू हुआ वो 1919 का ही है। अगर आपसे कहे कि सबसे कम समय के लिए कौन सा शासन लागू हुआ, तो 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस सन में मिला, 1919 में। अब आते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को भारत की आत्मा भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसके बिना हमारा भारत चल नहीं सकता। इसके जो प्रमुख इसमें जो प्रमुख थे भारतीय संविधान बनाने में, और कौन थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, अब इसकी एक एक करके एक एक लाइन, एक एक महत्वपूर्ण जितने भी इसके टॉपिक है सबको पढ़ते हुए चलेंगे। देखो लाइन 1 वाली पढ़ो, भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1940 ईस्वी में हुआ। गठन जुलाई 1940 में हुआ। ठीक है बच्चों, अभी केवल संविधान सभा का गठन हुआ है, कि अभी सोचा कि चलो संविधान बनाते हैं। सोचा तो बहुत पहले से ही था, लेकिन लोगों को इकट्ठा करने में, समझाने में समय लगता है। तो गठन जो है सब लोगों को इकट्ठा जो हुए 1940 ईस्वी में हुए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। ठीक है, कितनी निश्चित की गई बच्चों, 389। लेकिन फिर 389 नहीं रही, थोड़ी कम हो गई, उसको भी बताएंगे आगे। जुलाई 1940 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव भी हुए। गठन हुआ
1940 को ही चुनाव भी हुए, 1940 को ही। और सबसे पहली जो बैठक हुई वो हुई बच्चों 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी, देखो स्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको ही क्यों बनाया? क्योंकि ये पूरी सभा में सबसे बुजुर्ग थे, सबसे बुजुर्ग थे। ठीक है, अब 5 वाले को देखो, संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। देखो कहीं कहीं अपवाद भी है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों 15 है, कोई 10 भी बताता है। लेकिन जब यहाँ पे मतलब जो सभा हुई तो उस पर हस्ताक्षर किए गए, तो एक कागज महिलाओं का हस्ताक्षर का मिला जिसमें 11 महिलाओं के हस्ताक्षर स्पष्ट थे, लेकिन जो 4 महिलाओं के हस्ताक्षर थे वो अस्पष्ट थे। ठीक है, स्पष्ट नहीं थे मतलब। तो इस तरह माना गया कि उसमें 15 महिलाएं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक हुई, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 11 दिसंबर 1940। ठीक है, फिर उसके 2 दिन बाद संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है, जो कार्यवाही शुरू हुई 13 दिसंबर 1940, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, एक बताओ उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। 8वां देखो, संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 समितियां बनाई जो प्रमुख हैं। बच्चों देखो समितियां आपसे पूछी जाती हैं और हो सकता है अब भी पूछी जाए। ठीक है, समितियां क्या होती हैं कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति को एक क्षेत्र दे दिया काम करने के लिए कि आप इस क्षेत्र में काम करोगे, अगला क्षेत्र हम संभालेंगे। तो समिति और अध्यक्ष याद कर लेना, जैसे संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति और प्रक्रिया समिति। ये किसको दी गई? राजेंद्र प्रसाद को। किसको दी गई बच्चों? राजेंद्र प्रसाद को। याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? ठीक है, अच्छा आप देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम के पीछे क्या है? प्रसाद है। क्या है बच्चों? प्रसाद है। तो प्र का पहला अक्षर देखो, प्रक्रिया नियम समिति हो गई। सा का प्रसाद का दूसरा अक्षर सा देखो, उससे हो गई संचालन समिति। ठीक है, और दास देखो बच्चों, दा से क्या बनाएंगे? दा से दा से आपको अगर ना बने तो तदर्थ भी कर सकते हैं, जबकि राजेंद्र प्रसाद के रा से बना लो आप, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ये 3 समिति उनके ही नाम से हम याद करेंगे। रा से क्या हो गई? राजेंद्र के रा से राष्ट्रीय ध्वज समिति, प्रसाद के प्रा से प्रक्रिया नियम समिति, सा से संचालन समिति। ठीक है, इनकी 3। अब आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 2 समिति दी गई, एक तो संघ शक्ति समिति और एक संघीय संविधान समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, है ना? पंडित जी कौन थे? हमारे पीएम थे। कौन थे? पीएम। इसको याद करने के लिए बच्चों ट्रिक नहीं बन रही है, लेकिन आप याद करना चाहो तो देखो इसमें भी संघ है और इसमें भी संघ है, तो संघ से याद कर लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई प्रांतीय समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बच्चों लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रांतीय समिति किसको दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको एक समिति और दी गई थी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कुछ ऐसा ही था बच्चों, एक समिति और थी, वो शायद नहीं पूछी जाती इसलिए उसको मैंने रखा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति, कोई पूछे ना पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जरूर पूछता है कि बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति में कितने लोग थे? 8 लोग थे। कितने लोग थे भाई? 8 लोग थे। ठीक है, 8 लोग थे प्रारूप समिति में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इनको क्यों जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान वास्तुकार एवं जनक के रूप में? बच्चों, सबसे बड़ा योगदान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ उस सभा में इनके अलावा और कोई नहीं था। इनके पास कई डिग्रियाँ थी, है ना, इसीलिए इनको ही सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसके और भी कुछ कारण हैं, अभी हम अगर बताने लगे तो वो लेक्चर ज़्यादा बड़ा होगा। 10 स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब क्या होता है बच्चों? बैठक। 3 बैठक हुई, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो है तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। कहाँ तक चला? 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? बताओ संविधान पारित कब हुआ? ठीक है, कब हुआ? 26 नवंबर 1949। या ऐसे पूछेगा बताओ संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? आप क्या कहोगे? 26 नवंबर 1949। कितने वाचन हुए? स्वतंत्रता के पश्चात की बात चल रही है। स्वतंत्रता कब मिली हमको? 26 नवंबर 1947, सॉरी 26 जनवरी 1947 को। नहीं बच्चों, स्वतंत्रता मिली थी आपको 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, सॉरी, वो गणतंत्र दिवस संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो अब देखो, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल समय याद कर लेना जरूर। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितने? कुल समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब आप सोचो, इतने सारे लोग बैठे थे संविधान सभा में, रोज बैठक होती थी। 300 350 लगभग बैठक इसकी हुई हैं, और 350 बैठकों में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितना वाद विवाद होता होगा। दिन भर सोचो, है ना, कि कौन सा नियम डालना है, कौन सा नहीं डालना है, कौन सा किसके लिए ठीक रहेगा। मूल संविधान में 22 भाग, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल संविधान में पूछे तो आप कहोगे 22 भाग, 395 और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन जब वर्तमान में बात हो तो भाग तो सेम है, अनुच्छेद भी उतने ही है, लेकिन अनुसूचियां बढ़ा दी गई हैं। कितनी अनुसूचियां बढ़ा दी हैं? 22। कितनी कर दी हैं? 22। ठीक है, अनुसूचियां 22। ओहो, 22 नहीं बच्चों, 12। कितनी है? 12। मैं 22 गलत बोल रहा था। 14 में देखो, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इस दिन संविधान सभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इनके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहा है एक साथ। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो याद कर लेना, अगर आपसे तो पूछे बताओ प्रथम राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950। और इसी प्रकार प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुने गए 26 जनवरी 1950। देखो, एक एक लीनियर क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ते हुए चलना। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया गया। ठीक है, कहाँ गया भाई? और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा अंतिम बैठक हुई और प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए। तो इससे 4 चीजें हुई हैं 24 जनवरी 1950 को, याद कर लेना। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। इसको याद करना तो बच्चों कर लेना, नहीं तो प्रश्न तो अभी तक इससे पूछा नहीं गया है। प्रस्तावना की मुख्य बात है। अब आ जाते हैं बच्चों प्रस्तावना पे। किस चीज पे? प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले प्रस्तावना आएगी, उसके बाद संविधान में जितने भी अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं वो सारी आती हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, कौन कौन से शब्द बच्चों? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं बच्चों शायद फ्रांस से। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी।
तो प्रश्न पूछा जाता है, बताओ 42वें संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए। ऑप्शन दे देगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, और भी एक शब्द एक्स्ट्रा। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा जोड़ा गया, कौन सा नहीं जोड़ा गया। तीसरा देखो, भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सामाजिक न्याय का मतलब है कि जिस लोगों को न्याय की जरूरत पड़ेगी उसको सामाजिक तरीका से न्याय भी मिलेगा, आर्थिक रूप से भी मिलेगा, किसी के साथ पैसे के बारे में, धन के बारे में कोई भी ज़्यादा या कम नहीं देखा जाएगा। एक राजनीतिक न्याय कि क्या बोलते हैं उसको, कि वो जैसे मंत्री होते हैं तो वो किसी की एक तरफदारी ना करें, तो उनको बोलते हैं राजनीतिक न्याय। फोर्थ देखो, 5 प्रकार के स्वतंत्रता बताई गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, सोचने का अधिकार मिला है, हम किसी के बारे में कोई भी विचार कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अपने प्रधानमंत्री के बारे में कि वो अच्छे हैं कि बुरे। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक व्यक्ति से अपने दूसरे मन की बात करना, जोड़ना, संग बनाना, वो चीज़। विश्वास, आपको अगर आपके धर्म में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, तो आपके विश्वास को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। धर्म, धर्म की स्वतंत्रता और एक उपासना कि आप अगर हिंदू हो तो आरती, भजन, पूजा कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी कर सकते हो, है ना। लेकिन एक स्थान पे, ऐसा नहीं है कि जहाँ पब्लिक है वहाँ पे गीत गाना शुरू कर दिया। उपासना कहीं कर सकते हो। मुसलमानों को भी अगर उनकी नमाज है तो वो भी अपने त्योहार पे अपने स्थान पर नमाज पढ़ सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म का आप प्रचार कर सकते हो, जिस धर्म को मानना चाहो उस धर्म को मान सकते हो। हिंदू से बौद्ध, बौद्ध से कोई सा भी धर्म परिवर्तन कर सकते हो। 2 प्रकार की समानता, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, अवसर सभी को समान मिलता है। नौकरी पर जाते हैं बहुत से लोग, सबको, पैसा वाला हो या गरीब हो, सबको अवसर समान मिलेगा। प्रतिष्ठा, वो कुछ काम करना चाहे तो उसको सब उसकी प्रतिष्ठा मिलेगी कि हाँ तुम कर लो। सबको समान प्रतिष्ठा, समान अवसर, ठीक है, याद कर लेना। प्रश्न पूछा जाता है, बताओ भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं, 3। कितनी स्वतंत्रता है, 5। कितने, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इस लाइन को बच्चों ध्यान से देखो, है ना, इसको लिखा गया हाथों से। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। आप कहोगे भाई इसका क्या मतलब है, प्रश्न आता है कि बताओ भारत का संविधान कैसा है। ऑप्शन में मिलेगा आपको अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। यानी अगर संविधान में लिखा हुआ है किसी को इस दोष से फांसी मिलेगी तो वो उसको मिलेगी, ये कठोर है। और एक लचीला इसलिए क्योंकि इसमें हम थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन करने का अधिकार है संविधान में, अनुच्छेद है परिवर्तन के लिए भी। आते हैं 7 में, भारत संविधान में प्रस्तावना का विचार। बच्चों देखो, भारतीय जो संविधान है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न कि बताओ प्रस्तावना का जो विचार है वो किससे लिया गया है, अमेरिका से, है ना। और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विचार अमेरिका, भाषा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दोनों अलग अलग प्रश्न है लेकिन मिलते जुलते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ। जो विचार है वो अमेरिका से, जो भाषा है, जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कौन से संशोधन, 69वें। तो राष्ट्रीय राजधानी को, दिल्ली क्षेत्र को राजधानी का दर्जा दिया गया, ठीक है। आपको जो भी भारतीय प्रस्तावना से मुख्य प्रश्न बनते थे वो सभी आपको कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें। रिवीजन करने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। पीडीएफ मिलेगी, वीडियो देखने का समय नहीं है, पीडीएफ पढ़ के आप काम चला लेना, ठीक है। अभी बच्चों दिवाली की नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो संविधान सभा में लोग थे उनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया कि हम ये भी डालेंगे वो भी डालेंगे, तो उन्होंने कहीं कहीं से चीज़ें ली हैं। जहाँ चीज़ अच्छी मिली वहाँ से उन्होंने ले ली। अमेरिका से कुछ अच्छा लगा वहाँ से ले लिया, फ्रांस से कुछ अच्छा लगा वहाँ से ले लिया, ब्रिटेन से कुछ अच्छा लगा वहाँ से ले लिया। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका,
प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। देखो इसमें और भी टॉपिक थे लेकिन वो मैंने नहीं पूछे। क्यों नहीं कहा, कौन नहीं लिखा? क्योंकि पूछे ही नहीं है प्रश्न आज तक, तो आपसे क्या पूछेगा। तो पूछा जाता प्रस्तावना बताओ कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। मौलिक अधिकार किससे लिए हैं? अमेरिका से। राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक मतलब जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सभी के सदस्य होते हैं, तब जाके एक संसद बनती है। तो वो शासन के जो नियम होते हैं उनके सभी के हस्ताक्षर होते हैं, वोट होते हैं कि हाँ इसको लागू करो, उसी से शासन होता है। तो ब्रिटेन की ये बात अच्छी थी कि संसदात्मक शासन प्रणाली थी वो अच्छी थी। ठीक है। अब आते हैं बच्चों आयरलैंड। आयरलैंड से ली गई नीति निर्देशक सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिए गए हैं? आयरलैंड। आयरलैंड। फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा अभी ऊपर पड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक का मतलब जिसमें लोकसभा भी शामिल होंगी और राज्यसभा भी। आगे हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई हैं। जर्मनी से क्या, जब भी आपातकाल लगता है, आपातकाल कैसा होता है बच्चों? कभी वित्तीय आपात लग गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, उसको बोलते हैं आपातकाल। तो राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि वो अगर किसी क्षेत्र में वित्तीय आपातकाल है तो वित्तीय आपातकाल को दूर कर सकता है। ठीक है। राष्ट्र में आपातकाल लगा है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। राज्य में आपातकाल लगा है तो उसमें राष्ट्रपति शासन रहेगा। तो जर्मनी से इसको लिया गया है। कनाडा। कनाडा से संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। संघ और राज्य, संघ का मतलब होता है बच्चों केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, जम्मू कश्मीर, ये सभी संघ है। संघ मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ केंद्र की सरकार होती है। एक होता है बच्चों राज्य, राज्य की सरकार होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, है ना, हरियाणा, ये कैसे होते हैं? राज्य। तो संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन कि जो हमारा भारत है वो संघ शासित, संघ एवं राज्य दोनों से मिलकर बना है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो जो शक्ति विभाजन है वो दोनों एक साथ करेंगे। ठीक है। केंद्र सरकार सभी को निर्देशित करेगी अपने आसपास के राज्यों को, और राज्य भी केंद्र की बात मानेगा। अब देखो सातवां, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, क्योंकि जब खामियां होती हैं, जब किसी संशोधन की जरूरत पड़ती है तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, इसको याद कर लेना। रूस। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। रूस से क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य बोल लो या मूल कर्तव्य बोल लो, एक ही बात है। जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब जापान से कैसे याद करोगे? विधि। देखो जापान में सभी लोग टाइम के पक्के होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे एक विधि से काम होता है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। फ्रांस। अभी 3 शब्द जुड़े थे, गणतंत्रात्मक प्रस्ताव और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जोड़े गए हैं। ठीक है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जोड़े गए हैं। किससे लिया बच्चों? फ्रांस से। ठीक है। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत अच्छे से पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट से, जैसे मैंने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका का याद कर लो, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से कर लो, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से कर लो, कनाडा से, कनाडा का याद कर लो। ठीक है बच्चा। अब आगे चलते हैं। जापान से याद कर लेना, और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, दोनों जरूरी हैं। इसको थोड़ा पतला कर लिया जाए, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा है, पतला करो पतला करो। अब ये देखो, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम, एक अधिनियम आया था 1935 में। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी से लिए गए हैं, या फिर उनमें कुछ बदलाव करके उन्हें संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। ये अधिनियम ब्रिटिश लोगों ने चलाया था, अंग्रेजों ने। उस अधिनियम से काफ़ी सारे अनुच्छेद लिए गए हैं। देखो कितना, 250,
395 में से 250 अनुच्छेद ऐसे की ऐसे ही लिए गए हैं, थोड़ा बहुत बदलाव करके। भारतीय संविधान की अनुसूची, ठीक है बच्चों, कितनी अनुसूचियां वर्तमान में? 12। कितनी है? 12। और मूल संविधान में कितनी थी? 8। मूल में 8 और वर्तमान में 12। ठीक है, याद कर लेना। आते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची कहती है 28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख है। भारत के कितने राज्य हैं? 28। और संघ शासित क्षेत्र या केंद्र कितने हैं, या यूनियन टेरिटरी? 8। ठीक है। द्वितीय अनुसूची देखो, इसके बारे में बताया कि राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों की पेंशन एवं भत्ते का उल्लेख है। राज्य व्यवस्था में कौन होते हैं? जज, जितने भी महालेखा परीक्षा या फिर लेखपाल, ठीक है, उन सभी के बारे में, उनके भत्ते एवं पेंशन के बारे में जिक्र है, किसको कितना मिलेगा। तृतीय अनुसूची में पदाधिकारियों के द्वारा शपथ ग्रहण करी जाती है। जब अपने पद पर बैठते हैं, जज हुआ या कोई भी मंत्री हुए, वो शपथ लेते हैं ना कि मैं मुख्यमंत्री अपने इस राज्य में खुशहाली लाऊंगा, उसी को बोलते हैं शपथ। 7वीं अनुसूची देखो, अब देखो 3 अनुसूचियां इंपॉर्टेंट थी, इसके बीच मैंने 4, 5, 6 छुटवा दी। क्यों छुटवा दी भाई? इतना समय नहीं है कि सबको पढ़े, इतना पढ़ो कि पेपर में आए। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। अभी इसी के बारे में हम बात हो रही थी। 7वीं अनुसूची राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति बंटवारे के बारे में दिया गया है। ठीक है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं। 7वीं अनुसूची के अंदर 3 अनुसूचियां हैं। जो संघ सूची, सबसे पहली कौन सी है बच्चों? संघ सूची। अच्छा, इनको मैंने नंबर नहीं डाला है। देखो, पहला संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। अब कहोगे इनका मतलब संघ मतलब केंद्र, जो केंद्र में सरकार होगी वो केंद्र और राज्य के लिए कानून बनाएगी। केंद्र और राज्यों के लिए कानून बनाएगी, उसको बोलते हैं संघ सूची। एक होती है बच्चों राज्य सूची, जो राज्य के कानून बनाएगी, राज्य की देखभाल करेगी, है ना, वो होती है राज्य सूची। एक होती है समवर्ती सूची, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती है कि राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र के लिए कुछ कानून बनाए, केंद्र सरकार ने भी कुछ कानून बनाए। यदि कानून लगभग समान है तो केंद्र सरकार के कानून लागू हो जाएंगे और राज्य के व्यर्थ हो जाएंगे। तीनों सूची पढ़ ली आपने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र के लिए, राज्य सूची राज्य के लिए, समवर्ती सूची दोनों के लिए। ऐसे याद कर लो। ठीक है। 5वां, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसको क्यों लिखा है बच्चों? देखो, क्योंकि मूल संविधान की बात हो, जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी, लेकिन अब हाल फिलहाल 22 भाषाएं हैं। तो अब पूछा जाता है कि बताओ संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहोगे 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन मूल संविधान में पूछे तो आप कहोगे 14 भाषाएं। ठीक है। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था बच्चों? सबसे पहले आपका भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था बच्चों? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो 9वीं अनुसूची के बारे में प्रश्न आता है कि बताओ 9वीं अनुसूची किस अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई। तो आप क्या कहोगे? और अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, और प्रथम संविधान संशोधन भी इसी अनुसूची के लिए हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो संशोधन हुआ, तो प्रथम संशोधन इम्पोर्टेंट होगा ना, होगा, इम्पोर्टेंट है अपने लिए भी। तो ऐसा पूछा जाए कि बताओ जो 9वीं अनुसूची है वो किस संशोधन में आई, तो आप कहोगे प्रथम संविधान संशोधन में। किसके द्वारा जोड़ी गई? 19 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। अब बच्चों आते हैं भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, कितने भाग पढ़े अभी तक हमने? 22। कितने भाग पढ़े हैं बच्चों? 22, 22। ठीक है, 22 में जितने इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ लिखे हैं, जितने पेपर में आपसे अभी तक पूछे गए हैं, क्योंकि इतने ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो बच्चों बहुत हाई लेवल के पेपर के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा,
तो ज़्यादा समय है नहीं, तो लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। कितने अनुच्छेद आते हैं इसमें? 1 से 4 तक, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा है नागरिकता, जो भारत की नागरिकता के बारे में बताता है कि कैसे नागरिकता आपको मिलेगी, कौन नागरिकता का पात्र है अथवा नहीं, 5 से 11 में बताया गया है। मौलिक अधिकार 12 से 35 बताए गए हैं, जो अपने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार बच्चों को जन्म से ही मिल जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मूल कर्तव्य 51 को का, मूल कर्तव्य 51 का। ठीक है। 5वां है संघ, 52 से 151 तक। संघ मतलब केंद्र के बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि केंद्र में कैसी सरकार होगी, कितने अध्यक्ष होंगे, कितने जज होंगे, इनके बारे में आपको बताया गया है। तो ज़्यादा अंदर से हमें पढ़ना नहीं है, तो ऊपर ऊपर का याद कर लो। पहला भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसको कैसे याद करेंगे? लाइन से याद करना पड़ेगा। पूछेगा कि बताओ 5 से 11 अनुच्छेद कौन से भाग में है? 2 में। ऐसे पूछेगा नागरिकता कौन से भाग में है, तो आप क्या कहोगे? 2 में। ठीक है, क्या कहोगे? 2 में। तो इसको याद करेंगे बच्चों। जैसे इधर देखो, यहाँ लिखेंगे स न म, सा से संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ना से नागरिकता और माँ से मौलिक कर्तव्य। ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व सनम ने मिलकर मिस किया कर लेना, मिस माते मूल कर्तव्य, सा से संघ, सा से संघ। ठीक है, एक ट्रिक आपके लिए हमने अभी अभी बना दी। ठीक है बच्चों, तो इसी ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ट्रिक चलता है। संघ सनम से हो गया, सा से सनम, ना से नागरिकता और माँ से मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। ठीक है, इसके अनुच्छेद कितने से कितने तक है और कौन से भाग में, इसको याद करना। नोट, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देशी रियासत कौन थी भाई? जितने भी अभी तक आपने राज्य देखे 28 राज्य हैं। क्या 28 राज्य तैयार थे कि एक देश बनाने में? नहीं थे बच्चों, जिसमें एक था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद संविधान सभा में भी उपलब्ध, कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं आया था हैदराबाद, और ऊपर से संविधान सभा की इन्होंने अवहेलना की थी, हैदराबाद। ठीक है, क्योंकि ये चाहता था मैं अलग देश बनूं। भारत चाहता था कि हम इसको अपने में मिला लें। भारत मतलब जो प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कि इसको अलग ना करें, नहीं तो भारत के टुकड़े हो जाते और छोटे। और छोटा देश ज़्यादा समय के लिए नहीं चलता, पाकिस्तान को ही देख लो, उसकी उम्र कितनी है? कौन है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया पता है? हैदराबाद में पुलिस डरती थी जाने से, तो आर्मी वालों को पुलिस की ड्रेस पहना के उनको हैदराबाद में छोड़ दिया। और जो वहाँ के जो लोग थे, जो राज करते थे, उनको खूब दौड़ाया, खूब भगाया, खूब पिटाया, तो उस लोग कमज़ोर हो गए, तो वहाँ सेना ने कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार हैदराबाद को, देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखो, इसको याद कर लेना। देशी रियासतों को भारतीय संघ बनाने, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सबसे पहले भाग 1 से 4 पढ़ेंगे। भाग 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। ये अनुच्छेद है बच्चों, अनुच्छेद। ओहो, मुझे उठना पड़ेगा, पढ़ लेना अनुच्छेद। ठीक है, अब 1 से 4 में देखो कुछ इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है ना। तो अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब एक होगा, राज्यों से मिलकर बना हुआ एक देश होगा।
ठीक है। अमेरिका राज्यों का संघ नहीं है। हर अमेरिका में डॉलर तो हर जगह है, लेकिन हर स्टेट का जो राज्य होता है अमेरिका में, हर स्टेट का झंडा अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ झंडा एक ही है पूरे भारत का। ठीक है। अमेरिका संघ संघ मतलब राज्यों का संघ नहीं है, वो अलग अलग बटा हुआ है, जबकि हमारा भारत पूरा एक है, संघ जुड़कर एक भारत बनाते हैं। अनुच्छेद 2, बाहर से नए राज्यों का प्रवेश। इसका मतलब जैसे कभी भारत की इच्छा हुई कि चलो म्यांमार जैसे देश, भूटान जैसे देश, नेपाल जैसे देश को अपने अंदर मिला ले, तो वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में। ठीक है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 3। अब अंतर से जो अंदर है, अंतर नहीं बच्चों, अंदर होगा। ठीक है, अंदर लिख दूं मैं, अंदर। जो अंदर से जो अपने राज्य हैं उनकी सीमाएं बढ़ा सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। ठीक है। और अलग भी कर सकते हैं जो अंदर ही अंदर। जैसे पहले जब भारत बना था, जब आज़ादी से पहले की बात है, तो जब हमारे पास 16 राज्य थे, लेकिन 16 राज्य टूट टूट कर 28 हो गए बच्चों। कितने हो गए? 28 हो गए। जैसे अभी भी कुछ राज्य उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला है ना। बिहार से मध्य प्रदेश, बिहार से निकला है बच्चों मध्य प्रदेश, या आंध्र प्रदेश बिहार से निकला है। तो ऐसे करके छोटे हुए, टूट गए और उनका नाम परिवर्तन हुआ, तो वो किस अनुच्छेद के जरिए होता है? अनुच्छेद 3। ठीक है, ये तीनों अनुच्छेद जरूरी थे। अब आ जाते हैं भाग 2। भाग 2, भारतीय नागरिकता। नागरिकता बोल लो या भारतीय नागरिकता बोल लो। भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है। अब हम यहाँ नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। एक व्यक्ति एक नागरिकता होगी। ठीक है। नागरिकता का अर्थ क्या है बच्चों? तो नागरिकता का अर्थ है कि हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ हमने काम किया, यहाँ हमने खाया और यहाँ हम मरे, तो वो हम कहाँ के नागरिक बनते? भारत के। जब हम दूसरे देश में जाते हैं तब भी हम भारत के नागरिक होते हैं। दूसरे देश में वीज़ा के और पासपोर्ट के जरिए जाते हैं। वीज़ा नहीं मिलेगा तो आप वहाँ नहीं जा पाओगे। ठीक है। दूसरा, और भारत में रहने के लिए हमको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हम यहीं के नागरिक हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1925 ईस्वी के अनुसार निम्न तरीके से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है? देखो, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो अच्छी बात है, आप भारत के नागरिक जन्म से ही हो। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता होगी। वंश परंपरा क्या होगी बच्चों? जैसे आपके माता पिता भारत के ही हैं, है ना, और आप पैदा होते हो दूसरे देश में, तो आप कहाँ के नागरिक होंगे? भारत के। क्योंकि भले आप पैदा दूसरी जगह हुए, लेकिन आपके माता या पिता में से कोई एक भारतीय था। देशीयकरण द्वारा। अब देशीयकरण क्या होगा बच्चा? देशीयकरण होता है जैसे भूमि विस्तार द्वारा, तो इसमें चला जाएगा। ठीक है। देशीयकरण कुछ ऐसा होता है बच्चों इसमें, जैसे देशीयकरण में आप मान के चलो कि आपने कहीं जगह खरीदी। ठीक है। जगह खरीदी और आपने कई सारा विस्तार काम कर लिया, तो आप उस जगह परमानेंट जाके रहने लगे, तो आपको इस क्षेत्र में, इस वजह से भी, देश में रहने की वजह से भी आपको नागरिकता मिल जाती है। पहले ये कुछ 6 महीने थी, लेकिन अब 5 वर्ष से आपको ज़्यादा भारत में रहना पड़ेगा, जब आपको भारत की नागरिकता मिल पाएगी। अब आती है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण होता है बच्चों कानून के द्वारा। जैसे अगर हमें दूसरे देश में रहना है तो पहले देश की नागरिकता छोड़नी पड़ती है, तो दूसरे देश में दिखाना पड़ता है कि देखो हमने वहाँ की नागरिकता छोड़ दिया है, हम आपके देश में रह के व्यापार करेंगे, तो हमें यहाँ की नागरिकता दे दो। ये होती है पंजीकरण द्वारा। एक होती है भूमि विस्तार द्वारा। जैसे भारत ने अपने अंदर कुछ दूसरे देश को मिलाया, तो वहाँ के लोगों को अपने आप ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि वो तो भारत का हिस्सा हो गए। ठीक है। और भी कई कारण है भारत देश की नागरिकता लेने के। जैसे अगर आपके माता या पिता एक दूसरे देश से हैं, अगर माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, तो आपको इससे भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। और भारत की नागरिकता खो भी जाती है कभी कभी, कि आपको भारत का नागरिक निष्कासित किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि अगर आपने भारत में बताया नहीं, कम
कानूनों को जो सरकार होती है उसको बताया नहीं कि हमने दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है और आप भारत के भी नागरिक हो, तो उनको पता चलेगा तो वो आपकी भारत से नागरिकता रद्द कर देंगे। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया देशद्रोही का तो आपकी नागरिकता रद्द कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमको जन्म से ही मिलते हैं। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। अधिकार पत्र क्यों कहेगा बच्चों? क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो हमारे अधिकारों की बात करता है और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है? ठीक है, मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान जब संविधान बना 7 मौलिक अधिकार हैं। कितने थे? 7। लेकिन 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का मतलब क्या है? जैसे पहले जो भारत के राजा महाराजा थे, जिनको राजशाही कहते थे हम, राजगृह से राजा लोग थे, तो उनको संपत्ति रखने का अधिकार था, सोना चांदी आभूषण जमीन जायदाद। लेकिन जब संशोधन हुआ 44वें संविधान संशोधन से, तो ये जो कानून था वो हटा दिया गया कि अब तुम्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, या तो बैंक में जमा करो या फिर उस जितनी संपत्ति आपके पास है उसका हमें टैक्स दो। अब आते हैं अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। अधिकारों का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न पूछेगा, बताओ मौलिक अधिकारों में प्रारूप किसने तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मौलिक अधिकार कितने थे बच्चों? 7। ठीक है, लेकिन एक हटा दिया गया, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो केवल अब 6 मौलिक अधिकार हमारे पास बचे हैं। 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। कौन कौन से? एक पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। इस अधिकार में क्या है कि सभी को समान तरीके से देखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं, धर्म लिंग जाति से सबको एक माना जाएगा। ठीक है, ना कोई आदमी होगा ना कोई पुरुष, सबके लिए कानून एक समान होगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। आपको स्वतंत्रता दी गई है देश में, रहने की, बसने की, घूमने की, बोलने की, है ना, सुबह देर तक उठने की, रात को जल्दी ना सो के और देर में सोने की, आपको क्या अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्रता मिली हुई है। अब आते हैं बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 कि आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको अनुच्छेद 23-24 पढ़ के जाओ और पुलिस में कंप्लेंट करके आओ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको अपने धर्म की प्रचार के लिए, उपासना के लिए, प्रेयर के लिए, मंदिर बनाने के लिए बहुत स्वतंत्रता अधिकार है। पूजा करो, दिवाली पे लाइट जलाओ, बम फोड़ो, कोई मना नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला नहीं कहेगा, ना कोई गली मोहल्ले वाला कहेगा कि बम क्यों फोड़ रहे हो। ना, हमने 25 से 28 अनुच्छेद पढ़े हैं। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। बच्चों शिक्षा आ गया तो समझ लो ये इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने आप के लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब शिक्षा का नाम आ गया तो समझ लो आपके बारे में बात हो रही है। संस्कृति, आपको अपनी संस्कृति के हिसाब से, लेकिन बस संस्कृति का आप इतना अपमान मत करना कि स्कूलों में धोती कुर्ता पहन के चले जाओ, वहाँ तो एक निश्चित ड्रेस है तो उसका पालन करना। ठीक है, संस्कृति, आपको गीत गाना, भजन करना, तिलक लगाना अधिकार मिला हुआ है। संबंध और शिक्षा संबंधी आपको पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 32 के तहत हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। ये उपचार है, संविधान में उपचार है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अनुच्छेद 17 में। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लाए हैं, 14 से 18 के अंतर्गत आता है 17, जिसका मतलब है समता या समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 17 जो कहता है वो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत हो गया है। जो पहले लोग थे, जो पहले उनको बोलते थे स्वर्ण लोग, तो वो क्या करते थे, जो नीचे जात के लोग थे, जैसे अब उनको बोलते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति। ठीक है, तो उनसे क्या है, छूने से कहते थे कि हम अब अशुद्ध हो गए, अब हमको नहाना पड़ेगा। तो ना तो खाना खाते थे, ना उनको पानी पीने देते थे। ठीक है, अगर कोई बढ़िया काम करने भी जा रहे हैं अपने समाज के लिए तो उनको रोकते थे कि ये सही नहीं है,
तो अलग अलग उनके मनुवादी जो सोच थी उसको अंत हो गया अनुच्छेद 17 के तहत, जिसका एक जीता जागता उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिन्होंने संघर्ष किया। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19 किसके अंतर्गत है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता कितनी है? 7। तो 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, ऐसे करके बच्चों जी 6 हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। देखो इधर क्या है, 19 का बी, इधर 19 का सी, डी, ई और एफ। ठीक है, हिंदी में भी लिख के दे देता है, का, खा, गा, घा, अणा, चा, ऐसे करके भी लिख के दे देता है। तो ABCD पढ़ लो, का, खा, गा, अणा, चा, ऐसे करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो स्वतंत्रता कितनी है बच्चों? 6 है। कौन कौन सी? याद कर लेना ठीक से, क्योंकि पूछी जाती है। बताओ स्वतंत्रता या 19A किससे संबंधित है? तो ये है हमारा स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता। 19A जिसमें हम बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, भाषण दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का अच्छा से अच्छा किसी के खिलाफ भाषण दे सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, हम किसी के भी खिलाफ कुछ भी लिख सकते हैं, जो सत्य है उसको सत्य लिखेंगे। तो ये होता अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद B, आप बोलोगे तो आपके आसपास लोग इकट्ठे होंगे, तो एकत्रित होने की स्वतंत्रता। एकत्रित कैसे होंगे बच्चों? है ना, कैसे होंगे? देखो सोचो, आपके एक एक हाथ में पिस्तौल होगी, डंडे होंगे, कुल्हाड़ी, चाकू होंगे। ठीक है, इस तरह इकट्ठे होंगे नहीं। अगर एकत्रित होना है तो शांतिपूर्वक इकट्ठा होना पड़ेगा। ना आपके पास कोई डंडा हो ना कोई हथियार। डंडा और हथियार होगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो एकत्रित कैसे होंगे? एकदम शांति से, है ना। अनुच्छेद 19 का सी, 19 का सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ क्या होता है बच्चों? एक ग्रुप, एक कमेटी। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कि आप कुछ लोगों को जोड़ के एक संघ बनाते हो कि देखो ऐसा ऐसा भारत के लिए ये सही है, कि वो लोग गलत कर रहे हैं तो उनको ठीक करो, कि सरकार सही नहीं है तो सरकार को गिराओ। ऐसे बात, इसके लिए संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। ठीक है, 4 में देखो अनुच्छेद 19 का डी, घूमने की स्वतंत्रता। आप पूरे देश में, भारत में कहीं भी घूम सकते हो, कोई मना नहीं है, आपको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 5वां 19E, देश में निवास की स्वतंत्रता। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आपको दिल्ली में रहने से कोई मना कर देगा कि आप, आबादी बढ़ रही है दिल्ली में तो आप यहाँ नहीं रह सकते? नहीं, कोई मना नहीं करेगा। जगह है तो आप रहोगे, नहीं होगी तो नहीं रहोगे। अनुच्छेद 19 का F, व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप जिस जगह रहोगे उस जगह कुछ कमाओगे तभी तो खाओगे। जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सभी हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो ये याद कर लो कि ये अनुच्छेद 19 में है। अब ABCDEF तक कैसे याद करोगे? चलो सबसे पहले मैंने बोलना शुरू किया कि चलो भाई भारत देश के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। बोलना लगा तो लोग मुझे सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। तो क्या हुए? एकत्रित होने लगे। एकत्रित हुए तो वो मेरा एक ग्रुप बना, एक संघ बनाया। मैंने संघ बनाया तो मैंने संघ से कहा चलो जाओ दूसरे जगह जगह जाके मेरी बातों को फैलाओ। तो वो घूमने की स्वतंत्रता मिली। घूमने लगे, दूसरी जगह फैलाने लगे। घूमने लगे तो वो थक गए, तो उन्होंने एक जगह निवास किया। उनको वो जगह पसंद आ गई तो उन्होंने वहाँ पे व्यापार और जीविका चलाई। इस तरह याद करोगे एक स्टोरी बना के। ठीक है, अपनी तरफ से और भी जो अच्छा लगे बना लेना। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21, सभी इंपोर्टेंट हैं, सभी अनुच्छेद जितने मैंने लिए, ज़्यादा नहीं लिए हैं, 10-12 अनुच्छेद लिए। राज्य में जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को सही ढंग से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 21 के काम है। 21 का 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए सही ढंग से निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, पूछा जाएगा बताओ अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने में काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 32 सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, 32 में 5 प्रकार की रिट है। बच्चों रिट क्या होती है? रिट वो चीज़ है जिसका फॉलो अगर जज ने कह दिया तो उसका फॉलो हर शासन प्रणाली को करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई आदेश दिया, जिसमें पहला है अध्यादेश। इनको याद करने की आपको जरूरत नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। जैसे अध्यादेश का मतलब है आदेश दिया।
आदेश दिया, तो अब आदेश दे दिया, प्रकट हो तो प्रकट होना पड़ेगा, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है, अगर किसी को गिरफ्तार किया है, कह दिया सब आपके पास है, तो उनको हाँ या ना में उत्तर देना पड़ेगा, ये नहीं है कि टाल दो। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको किसी के बारे में कंप्लेंट करनी है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। फिर कानून वहाँ से एक रिट भेजेगा उनके पास कि जाओ इस रिट के तहत आपको प्रकट होना पड़ेगा। तो बस इतना याद कर लो कि अनुच्छेद 32 में कितनी रिट हैं बच्चों? 5। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? आयरलैंड। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड। ठीक है, पढ़ते रहो, याद करते रहो। देखो, B.R. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनूठी विशेषता कहा। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ अम्बेडकर साहब ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा है? अनूठी विशेषता। अनुच्छेद 39, इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। आर्थिक न्याय मतलब क्या हुआ इसका? मतलब सिर्फ इतना सा है, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, कोर्ट में कोई केस नहीं लड़ सकता, तो उसको सरकारी वकील मिलेगा कि आपको न्याय मिलेगा, इसको बोलता है आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39 39 का पुरुष और स्त्रियों के दोनों की समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 तो नहीं होगा, या समान कार्य के लिए समान वेतन। बच्चों अगर आपके पास किताब है तो देख लेना, नहीं तो समान कार्य के लिए समान वेतन तो 39 यहाँ पर 38 होगा, या फिर यहाँ 38 होगा। ठीक है, यहाँ 38वां होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अब आ जाते हैं भाग 5 मौलिक कर्तव्य। नहीं 5 नहीं, भाग 4 का अभी जो अलग से जोड़ा गया है, जितने भी का, खा, गा, अणा, चा जितने भी हैं बच्चों, उनको किसी न किसी संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है, जभी तो का, खा, गा बनती हैं, नहीं तो मूल संविधान में तो सब लाइन से जुड़े हुए थे। और 51 का है। तो कितने मौलिक कर्तव्य हमारे पास, किसी को पता है? 11 मौलिक कर्तव्य बच्चों हमारे पास। कितने मौलिक कर्तव्य बच्चों? 11। तो देखो मौलिक कर्तव्य कैसे आए, क्या है मौलिक कर्तव्य? तो इसकी शुरुआत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, प्रश्न पूछेगा बताओ 42वें संविधान में क्या हुआ? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन। किस समिति ने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, इस रस के संविधान से लिया गया, अरे रस नहीं बच्चों, रूस। क्या होगा? रूस कर लेना यहाँ पे, और मैं कर देता हूँ आपके लिए रूस। बस ऊ की मात्रा की कमी है, लो लगा दी। ठीक है बच्चों, रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया है? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है बच्चों? 11। अब देखो सिर्फ इतना पढ़ लो, ये आपको जो 3 पॉइंट बताए गए हैं, मैं एक्स्ट्रा इसलिए लिख के लाया हूँ कि बस थोड़ा सा ही तो याद करना है, बाकी सब तो आपको लगभग एक बार में याद हो ही जाएगा। ठीक है, बस इतना याद कर लो, रूस से लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन से द्वारा जोड़े गए, और कितने हैं? 11। देखो पहला है संविधान का पालन करना। जो पहला हमारा कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, इनका आदर करना। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो लागू हुई देखी थी, जिसमें राष्ट्रीय गान का अनादर किया, तो पुलिस ने लाठी डंडों से खूब चार्ज करके उसे राष्ट्रीय गान गवाया और डंडे को सलामी दिलवाई, वीडियो बनाई बाकायदा और यूट्यूब पे डाल दी। ठीक है, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। गांधी जी के कुछ अच्छे काम थे, मतलब कुछ क्या, सभी अच्छे काम थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं सभी के अच्छे अच्छे काम थे, और जिन्होंने अच्छे काम किए उनको अपने हृदय में संजोए रखो। ठीक है, एक अच्छी भावना उत्पन्न होती है इससे। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। एक तो संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये 3 चीजें
3 चीजें, इनका अनुरक्षण करें, ठीक है। एकता बनाए रखें, अखंडता में ना जाएं, अखंडता को छोड़ दें, अखंड रहें। खंड होंगे, खंड मतलब टुकड़े होंगे तो गलत होगा। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा किससे करें? जो गलत सोच वाले व्यक्ति हैं। भारत के सभी लोगों में समता और समानता, भातृत्व, भातृत्व कौन सी बच्चों? भातृत्व यानी भाईचारे की भावना हो। सभी धर्मों के खिलाफ, सभी धर्मों में भाईचारा हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। इसका मतलब जितने भी धर्म हैं सबके अपने अपने त्योहार हैं, अपने अपने तरीके हैं, तो उनका समझें और उनका पालन करें। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। भाई सबका उद्देश्य, सबका काम क्या होना चाहिए? प्रकृति की देखभाल। नहीं, प्रकृति नहीं बचेगी तो हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। 8वां हमारा कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी बहुत से पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो अभी तक पढ़ाई की ओर अग्रसर नहीं है, तो उनको पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, टीचरों का काम है, और उनको पढ़ाकर कुछ अच्छा सिखाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है बच्चों कुछ नया बनाना, कुछ नया सीखना। 9वां मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक मतलब सरकारी, जो सबके लिए है वो सरकारी है, पब्लिक तो एक के लिए होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का समस्त सतत प्रयास करें। तो सामूहिक गतिविधि कौन सी होती है? पढ़ाई के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डॉक्टरों के क्षेत्र में, सब में सतत प्रयास करें बढ़ने का। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना बच्चों को, ठीक है, ये माता पिता का कर्तव्य है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा पाटिल कौन है? पहली महिला प्रधान राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी। द्रौपदी मुर्मू कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी, और ऐसा ही बोल सकते हैं कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। जब वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है बच्चों। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या है कि इनको राष्ट्रपति नहीं बनाया जा रहा था, ठीक है। निर्विरोध का मतलब है किसी ने इनको बनने का विरोध नहीं किया। जो लोकसभा, राज्यसभा और यूटी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं, यूटी मतलब दिल्ली, पांडुचेरी, इसके सदस्य भी भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के भी, राज्यसभा है, एक लोकसभा हो गई, एक राज्यसभा, इसके व्यक्ति इस निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो इनका किसी ने विरोध नहीं किया, तो नीलम संजीव रेड्डी इतिहास में अमर हो गई। राष्ट्रपति के पद, इसके बारे में जानते हैं। देखो, पद की योग्यता क्या है कि सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो। अगर कोई अन्य देश का होगा तो वो नागरिक बन के क्या करेगा? भारत का राष्ट्रपति बन के कुछ भी कर सकता है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो। इसका मतलब कोई भी मोटा का राष्ट्रपति नहीं बनेगा, या तो वो पहले लोकसभा का कुछ मेंबर होगा, ठीक है, लोकसभा का कोई सदस्य होगा, जब जाके उसको राष्ट्रपति आगे चल के बनाया जाएगा। 4वां देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राज्यसभा लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बच्चों याद रखना निर्वाचित, ठीक है, कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। एवं नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडुचेरी, नई दिल्ली विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं शॉर्टकट में बताऊं तो एक होती है बच्चों लोकसभा, जिसमें सदस्य होते हैं। एक होती है बच्चों राज्यसभा, उसके भी कुछ सदस्य। एक यूटी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र। केंद्र में कोई केंद्र कौन कौन से? एक तो पांडुचेरी, एक पांडुचेरी, और दिल्ली के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य बच्चों? निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
सदस्य होना काफ़ी है। एक निर्वाचित सदस्य होता है, एक होता है मनोनीत सदस्य, है कि उनको मान लिया गया है कि जो सदस्य हैं इनको भी शामिल करो, तो केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको ही शामिल किया गया है, मनोनीत को नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपए। यहाँ तक तो पता चल गया कि क्या क्या राष्ट्रपति की योग्यता थी 4, लेकिन इसके बारे में कुछ तथ्य, जैसे मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नियुक्ति तो वो कई चीज़ों की करता है, जज की भी करता है, और जो CGA होता है हमारा उसकी भी करता है। CGA को बच्चों बोलते हैं महालेखा परीक्षा अधिरक्षक, ठीक है। और भी जो भी बड़े बड़े पद होते हैं भारत में उन सभी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक वो पूछा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी होती है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति पढ़ लिया, अब उपराष्ट्रपति पढ़ लो। उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के जितना ही ताकतवर होता है हमारे भारत में। डॉक्टर S राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। S राधा मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है बच्चों, अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या है? भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति भी भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। अब बस इसमें देखो, उसमें क्या था, लोकसभा, राज्यसभा और यूटी के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन इसमें राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता हो। निर्वाचन के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब होता है बच्चों कोई भी अपना अन्य काम ना कर रहा हो, जैसे कोई जज ना हो तो जज की कुर्सी को छोड़ चुका हो तो वो राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन जब जज भी है और राष्ट्रपति भी बन रहा है तो ये होता है लाभ का पद, इस पर ना हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित। उपराष्ट्रपति में लोकसभा प्लस राज्यसभा, LS लोकसभा, RS राज्यसभा, और मनोनीत और निर्वाचित दोनों। मनोनीत या निर्वाचित ठीक है, दोनों लोग भाग ले सकते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से ही काम करेगा। राष्ट्रपति को जितना वेतन मिलता है उस उपराष्ट्रपति को भी उतना वेतन मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ठीक है। और जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा, तो उपराष्ट्रपति का वेतन उसे नहीं मिलेगा। फिर समझ गए? ये होता है उपराष्ट्रपति का काम। उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है ना। और इसमें जो इसकी आय होती है वो होती है बच्चों 4 लाख। कितनी होती है? 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए। जो उपराष्ट्रपति है ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का। भारत के प्रधानमंत्री, भारत का राजा कौन है? प्रधानमंत्री। देखो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। पहले प्रधानमंत्री बने और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भी प्रधानमंत्री यही रहे हैं अभी तक। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी इनका रिकॉर्ड तोड़ दें। तीसरी बार बन चुके हैं ना, अगली बार और चुने जाते हैं जब जाके रिकॉर्ड टूटेगा। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटा कार्यकाल। देखो बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन अलग अलग कार्यकाल में। जो सबसे पहला कार्यकाल था वो था 13 दिन। कौन सा था? 13 दिन के लिए राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। 3 प्रधानमंत्री कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री
तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गई। यानी राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु उसी पद पर हुई थी। कौन कौन से? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गोली मारकर हत्या की लाल बहादुर शास्त्री। इनका तो बच्चों जो मृत्यु है वो एक रहस्यमय है, ठीक है, इनका पता नहीं चला इनकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे। श्रीमती इंदिरा गांधी, गोली मारकर हत्या हुई। क्यों हत्या हुई? क्योंकि इन्होंने जो सिख धर्म के लोग थे और उनके मंदिर पे ना इन्होंने जो लोग थे उन पे ना गोली चलवा दी थी सिखों पे। तो इनके दो सिक्योरिटी गार्ड थे, दो सिख, उन्होंने है ना अकेला देख करके गोली मार दी और सरेंडर कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कौन थे भाई? ये थे उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौधरी चरण सिंह, कभी नाम सुना है चौधरी चरण सिंह का? कौन है? किसानों के मसीहा भी कहते हैं, किसान दिवस भी इन्हीं के नाम पर बनाते हैं। चौधरी चरण सिंह एक बार भी लोकसभा नहीं गए। ठीक है बच्चों, इनको लोकसभा से पता नहीं क्या नफरत थी कि एक भी बार लोकसभा में शामिल नहीं हुए। शायद इनको पसंद नहीं होगा बहस करना, बहुत कर्री बहस होती है लोकसभा राज्यसभा में। चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अब राज्यसभा लोकसभा इतनी देर से हम देख रहे हैं तो अब इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं बच्चों। जैसे सबसे पहले राज्यसभा, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। न्यूनतम उम्र राज्यसभा में शामिल होने के लिए 30 वर्ष। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो बच्चों, जब 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति के जब भी निर्वाचन होता है तो केवल मनोनीत को छोड़कर जो भी मेन सदस्य होते हैं चुने हुए, उन्हीं वही वोट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर 12 सदस्य राष्ट्रपति अपनी तरफ से ले जाएगा तो ये 12 के 12 वोट तो राष्ट्रपति को कर देंगे कि अब तुम ही हमारे राष्ट्रपति हो। इसीलिए इनको हटा दिया गया है चुनाव प्रणाली से, ठीक है। और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर ही हैं, जिंदा हैं। प्रसाद का मतलब कि राष्ट्रपति है तो ये 12 सदस्य हैं, राष्ट्रपति हट गया तो ये 12 सदस्य भी हट जाएंगे। देखो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जरूर याद कर लेना। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31। कितनी संख्या है राज्यसभा में? उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16। इनको याद जरूर कर लेना। 4 की 4, सबसे बड़ी 31, उससे छोटी 19, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार। जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इनको भी याद कर लेना, ये यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, इसीलिए इनको लिया गया है। वो जगह बताओ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितनी राज्यसभा है? राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। कितनी है बच्चों? शासित, ठीक है। जितना हो रहा है मैं उतनी कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये वीडियो बनाने में भी मुझे काफ़ी तकलीफें होती हैं बनाने में। दिल्ली में कितनी राज्यसभा संख्या है? सीटों की संख्या है 3। अब आ जाते हैं बच्चों लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। लोकसभा का सदस्य भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखो लोकसभा के लिए आयु 25, राज्यसभा के लिए 30। राज्यसभा उच्च सदन है। और वह पागल और दिवालिया ना हो। पागल और दिवालिया का मतलब क्या होता है? उसका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक हो, और दिवालिया मतलब उसे वोट देने का अधिकार हो। दिवालिया लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी थी? 31 राज्यसभा में, और लोकसभा में कितनी? 80। दूसरे नंबर पर जहाँ भी महाराष्ट्र है वहाँ भी महाराष्ट्र है, 48। कितनी लोकसभा सदस्यों की संख्या? 48। पश्चिम बंगाल में 42। बिहार चौथे नंबर पे था, 40, वहाँ पे भी 44 चौथे नंबर पे था, ठीक है। दिल्ली 7। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दिल्ली में? 7। कितने बच्चों? 7। अब आ जाते हैं नई खबर पे। नई खबर मतलब नया संसद भवन। थोड़ा उसके बारे में पढ़ ले, क्या पता प्रश्न बन जाए। अभी तो बना है नया संसद भवन, देखना तस्वीर में यूट्यूब पे। तो 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी है। कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला।
उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही किया है। और कौन करेगा? जब प्रधानमंत्री के राज में बनाए 28 में द्वारा 28/2023 को की गई। 28 मई होगा बच्चों, जब मई नहीं होगा, मई करो, क्या करो? मई, इसको काटो और यहाँ करो मई। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका डिजाइन विमल पटेल के द्वारा, डिजाइन करता कौन? विमल पटेल। निर्माण किसने किया? टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने किया निर्माण। ठीक है, और इसके अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। जब भी कोई क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन काम होता है, देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण बनता है, तो उसकी याद में कुछ ना कुछ सिक्के या कोई अलग प्रकार के नोट जारी किए जाते हैं। तो इसके लिए 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया। इसका आकार कैसा है? संशोधन का नहीं का त्रिकोणीय है। ठीक है, त्रिकोण मतलब 3 कोने वाला, कुछ इस प्रकार से इसका आकार है, इस प्रकार से। इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। नई संसद भवन में लोकसभा कक्षा में 888 और राज्यसभा में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कितने लोग? 888 और 384। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर आज आपका यहीं ख़त्म होता है। जितने भी इससे इम्पोर्टेंट टाइप बनते थे हमने वो सभी कवर किए हैं। क्वेश्चन ही आपने देखा होगा, जितने भी आपको एक एक लाइन पढ़ाई गई हैं सभी क्वेश्चन की तरह आपको पढ़ाई गई हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा हिंदी में थ्योरेटिकल में कुछ नहीं लिया है। इन सभी से आपके पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं और इस पीडीएफ को तैयार करने में मुझे लग गया बच्चों 2 दिन। देख देख के तैयार करना पड़ता है। अब रही और भी भाई, और भी तो टॉपिक छूटे हैं इसके आगे के। ठीक है बच्चों, तो उनको कल या आज ही मैं क्वेश्चन के माध्यम से करवाऊंगा। सभी जुड़ जाएं और कमेंट कर दो कि हाँ आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए वीडियो लाऊंगा। नहीं तो 10 तारीख का आपका पेपर है, मेरा मेहनत करके फिर फ़ायदा क्या होगा? आप बताओ। ठीक है, पेपर के लिए गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करो। रीजनिंग सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो रीजनिंग की सभी क्लासेस आपको कराई गई हैं, उसको ज़रूर कर लो। ठीक है, गुड बाय।